तो फिर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हेड्स हो या इनमें से कोई एक हेड हो तो फिर ये कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड के ऊपर टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है। ये इसने जो पहली लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में, ये उसके ऊपर है। अच्छा, इसमें जो एक दो पैराग्राफ मैंने आपको छुड़वाए थे उसको देख लेते हैं आज। प्रोवाइडेड दैट एन 20% टैक्सेबल के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लास्ट से। प्रोवाइडेड दैट एन एलिजिबल पर्सन ज्वाइनिंग द पेंशन फंड at the age of 41 years or above during the first 10 years starting from 1st July 2006 shall be allowed additional contribution of 2% per annum from each year of age exceeding 40 years. Provided further that the total contribution allowed to such person shall not exceed 50% of the taxable income of the preceding year. Provided also that the additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding 40 years shall be allowed up to 30th June 2019. इसे अंडरलाइन कर लें जरा। June 2019, subject to the condition that the total contribution allowed to such person shall not exceed 30% of the total taxable income of the preceding tax year. ये भी अंडरलाइन करें। ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, अच्छा, इसमें जो बात समझने वाली है, ये वैसे आई कैप जो है बहुत मुश्किल ही है कि ये टेस्ट करें, लेकिन पास पेपर्स में भी मुझे फील होता है कि शायद नहीं देखा पिछली रिसेंट अटैम्प्ट्स में, तो इसका चांसेस तो बहुत कम है आने का, लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस है तो थोड़ा सा बताना पड़ता है। एक तो हमने कल पढ़ा था कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, सी को हम वो लेते हैं। ठीक है, A डिवाइडेड बाई B वो जो हमारा पुराना चल रहा है। एक ना फैसिलिटी अवेलेबल थी 30 जून 2019 तक, ये 30 जून 2019 तक ये फैसिलिटी थी, उसके बाद से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद से जो रूल अवेलेबल है वो वही है जो हमने कल पढ़ा है। इसके बाद से जो रूल अवेलेबल है वो वही है जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, तो 30 जून 2019 तक एक फैसिलिटी अवेलेबल थी, वो ये थी कि अगर आपकी एज 40 इयर्स, उस पर्सन की जो एज है वो 40 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो हर एक साल के बदले उसका जो वो 20% वाला कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, वो 2% से बढ़ रहा था, बढ़ जाएगा। ठीक है, रूल देखें क्या था, जो मेरा सी था दैट वाज लोअर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कब की? ऑफ करंट ईयर, इस साल की जो है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 30 जून 2019 तक ये रूल था कि ये जो 20% था ना, ये 20% ये वेरिएबल था। ये 20% क्या था? वेरिएबल। इट वाज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल का क्या मतलब है? चेंज हो सकता है। 30 जून 2019 तक ये वेरिएबल था। इसमें क्या वेरिएबिलिटी थी कि 30 जून 2019 से पहले जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया, तो जब वो इस फंड में आए तो उसकी एज थी 41, उनकी एज थी 41, तो उनको 20% की बजाय कितना लॉ था? 22%। अगर उसकी एज थी 42
तो 22 की बजाय 20% की बजाय, अगर उनकी एज थी 43 तो 26%, 44 एज पे 28% एज और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन ये कब तक अवेलेबल था? 30 जून 2019 तक। ये पुराना रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने ये दे दिया हो कि एक 41 साल के बंदे ने अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन, अप्रूव्ड, ये क्या था, अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया है 2015 में, तो फिर कौन सा रूल लग जाएगा? ये वाला 2015 में है 2000। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये रूल लगेगा जिसमें ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये रूल लगेगा जिसमें ये 20 की जगह क्या हो जाएगा 20। लेकिन अगर उसने 2020 में ज्वाइन किया है तो फिर ये क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा 20%। लेकिन सिर्फ ये बात यहां खत्म नहीं हुई, ये बात यहां खत्म नहीं हुई। 30 जून 2019 तक एक तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन देखते थे, एक 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर लिखते थे, साथ में एक चीज उसने और ऐड की हुई थी, दैट वाज 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। इन तीनों में से जो लोअर होती थी वो देखते थे। पिछले साल की जो टैक्सेबल इनकम है उसका 30%, और ये 30% फिक्स्ड होता था। अब ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इसे जरा पढ़ें। अब आपने पढ़े जरा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन of 2% per annum for each year of age exceeding 40 years shall be allowed up to 30th June। ठीक है, आगे अगली लाइन क्या कहता है? Subject to that condition that total contribution allowed to such person shall not exceed 30% of the total taxable income of preceding year। यानी कि अगर 30 जून 2019 से पहले अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन फंड के अंदर कोई पर्सन आया है और उसकी उम्र 40 ईयर से ज्यादा है, तो एक तो हमने इस 20% को वेरिएबल रखना है उसकी उम्र के लिहाज से, और एक और चीज ऐड करनी है, दैट इज 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन ये रूल था, ये है नहीं। करंटली जो रूल चाह रहा है वो क्या चाह रहा है? सी क्या होता है? लोअर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम जो आप दे रहे हैं, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। ये हमारा करंट रूल है एग्जिस्टिंग। लेकिन 30 जून के बाद वाले लोगों के लिए, हाँ जी, 30 जून के बाद वाले। ये था 30 जून 2019 से पहले वालों के लिए। देयर इज अ 1% चांस कि ये शायद पूछा जाए आपसे, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि पार्ट ऑफ बुक था, सिलेबस है आपका, तो पूछता नहीं है। वैसे इसको ज्यादा पूछता है आई कैप। ठीक है, इसकी लगी समझ? कोई परेशानी अब है? कौन सी किताब में नहीं दी हुई होगी? इसमें नहीं है। इस बुक में तो लिखी हुई है। अब इन्होंने क्यों निकाल दिया फिर?
फिर इस बुक में तो दी हुई है, तो इट मीन्स ICAP की बुक में मैं देख लेता हूँ, शायद उसमें दी है। ICAP की बुक में भी नहीं दी हुई, फिर इसमें दी है। चलें, इसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्योंकि इस बुक में दी हुई थी तो मैंने आपको पढ़ा दी है फिलहाल, तो इतना मुश्किल नहीं है, अब हो गया। ICAP की बुक में भी नहीं है, वैसे निकाल दी है उसमें से भी। है नहीं, आप लोगों ने अब समझ लिया, बस ठीक है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं आपके। हाँ जी, अगर कोई 2019 से पहले है हाँ जी, इसमें और उसकी मतलब वेरिएबिलिटी खत्म हो जाएगी 29। हाँ फिर उससे ख़त्म हो अप टू 30 जून है बस, उसके आगे नहीं है, उसकी वेरिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और जो लास्ट पैराग्राफ इसमें लिखा है, द ट्रांसफर बाय द मेंबर्स ऑफ द अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड और एनुटी स्कीम और अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम of their existing balance to their individual pension accounts maintained with one or more pension fund manager shall not qualify for tax credit under this section। वो कह रहा है कि ये वाला सेक्शन आने से पहले, ये वाला टैक्स क्रेडिट का ये वाला सेक्शन आने से पहले भी लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है, पुराने ज़माने में लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तो अगर वो अपना सारा बैलेंस उठा के इस स्कीम के तहत लेके आए तो वो उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्स क्रेडिट नए लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगर जो इससे पहले चल रहा था काम वो जैसे चल रहा है उसी तरह ही चलता रहेगा उस वक्त के रूल्स के मुताबिक। ठीक है, तो अगर वो न्यू में यहाँ पे अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे तो वो एक टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं समझी जाएगी, क्योंकि टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी जब आप नए सिरे से काम करेंगे तब से वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी समझी जाएगी। तो पुराने बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लेने से टैक्स क्रेडिट में एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। तो ये इसके अंदर जो बात है वो। अच्छा, एक अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ पढ़नी है आज, पेज नंबर आप आए, टैक्स क्रेडिट सब बस इतने ही पढ़ने हैं, बाकी जो है वो बाद में पढ़ेंगे। साथ साथ देखते रहेंगे। पेज नंबर 38 पे आए, पेज नंबर 38 पे सेक्शन 60D एजुकेशन एक्सपेंसेस। हमने कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़े थे। डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन कौन से पढ़े थे? ज़कात और हाँ WPPF, WWF, और भी कोई पढ़ा था? हाँ वो पढ़ा नहीं था ना, एक एजुकेशन एक्सपेंस है। तो ये जो चौथा एजुकेशन एक्सपेंस है ये है जो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, इट इज योर लास्ट डिडक्टेबल अलाउंस, इसके अलावा और कोई नहीं है डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, ये आपका आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस है, इसके अलावा कोई और डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? जो टैक्सेबल इनकम से डायरेक्टली लेस किया जाए। ठीक है, WPPF और WWF तो कंपनीज के लिए है, तो इस वजह से वो इंडिविजुअल्स या AOP के न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता। ठीक है, तो होता था ज़कात होता है और यही होता है यूज।
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये जो डिडक्टेबल अलाउंस है एजुकेशन एक्सपेंसेस का, एजुकेशन एक्सपेंस का जो डिडक्टेबल अलाउंस है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ये किसको अवेलेबल है? ये उसको अवेलेबल है जिसकी साल में इनकम जो है वो 15 लाख रुपए हो। जिसकी साल में इनकम कितनी हो? 15 लाख रुपए। पहली लाइन लिखी है, एन इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस in respect of tuition fee paid provided that his taxable income is lesser than 1.5 million। कौन सी इनकम? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो, 1.5 मिलियन से, वो इसके लिए क्वालिफाई करेगा इस डिडक्टेबल अलाउंस। सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है वो इसके लिए क्वालिफाई करेगा। आगे देखते हैं ये अलाउ कैसे है। डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंस शैल बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी अलाउ एज ए डिडक्टेबल अलाउंस। तीन चीजें क्या है? 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल। बच्चों की कोई ट्यूशन फी पे कर रहा है बंदा, उसका कितना ले लेना है? 5%। टैक्सेबल इनकम का 25%, टैक्सेबल इनकम का 25%, और 60,000 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उस बंदे के जितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जितने भी बच्चे हो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60,000, ठीक है। जितने भी बच्चे होंगे उसके, उसे मल्टीप्लाई कर देना 60,000 से। तो इन तीनों में से जो अमाउंट लेस होगी that will be allowed as an education expense and that will be a deductible allowance। इन तीनों में से जो अमाउंट लेस होगी it will be lower of 5% of the tuition fee paid by the individual, 25% of the taxable income, 60,000 multiplied by number of children। 5% of the tuition fee paid, 25% of the taxable income, 60,000 multiplied by number of children। ठीक है। तो ये तीन चीजें, इनमें से जो लेस अमाउंट होगी दैट विल बी अलाउड एज एन डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन एक्सपेंस के तौर पे। डिडक्शन ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंस कैन बी क्लेम्ड बाय आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मशीनिंग पेमेंट ऑफ द फी ऑन फर्निशिंग एंटीएन और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब बात ये आ गई कि हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करती है, ठीक है, तो ये डिडक्टेबल अलाउंस कौन अपनी इनकम के अगेंस्ट, टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट लेस करेगा? तो वो कहता है आई कैप, जो टैक्स वाले हैं वो कहते हैं कि दोनों में से जो मर्जी कर ले, ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर ले। हस्बैंड अपनी इनकम के अगेंस्ट कर ले टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट, या उसका जो स्पाउस है वो टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट कर ले। ऑन फर्निशिंग एंटीएन और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स जमा करा के, कि उसने फीस जमा कराई है एंटीएन की बेस पे वो, और नेम ऑफ द एजुकेशनल एक्सपेंस। तो डिडक्टेबल अलाउंस ये आपका आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस है, एजुकेशन एक्सपेंस का है, 15 लाख की टैक्सेबल इनकम तक इसकी एलिजिबिलिटी है, और इन तीनों में से 5% ट्यूशन फी पेड, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से जो लोअर है उस पर एप्लीकेबल होगा, और पेरेंट्स में से कोई भी, अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों में से जो मर्जी इसको क्लेम कर ले। आखिरी जो बात इसमें लिखी है, डिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी। ये बात थोड़ी सी तरह समझने वाली है। एक बंदा है, उसकी जो इनकम है वो लाख रुपया पर मंथ लगा के, आप समझें कि सैलरी इनकम 12 लाख रुपया बढ़ रही है साल की, 12 लाख एनुअल, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो अभी, क्योंकि हम सैलरी पढ़ेंगे तो अभी थोड़ा पता भी चल जाएगा कि ये जो जब एम्प्लॉयर सैलरी देता है तो वो टैक्स काट के देता है। क्या करता है? टैक्स काट के देता है।
मिसाल के तौर पे इसकी जो महीने की सैलरी बन रही थी वो 1 लाख बन रही थी, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसका महीने का जो टैक्स बनता था वो 10,000 रुपया बन रहा था, 10,000 टैक्स बन रहा था। तो वो कितना पैसे देता होगा एम्प्लॉयर को 90,000 देता होगा ना। तो कॉन्सेप्ट ये है जो एग्जिस्टिंग चलता है कि जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा सैलरी में से टैक्स विद हेल्ड करके एम्प्लॉय को पैसे देता है। अब अगर एम्प्लॉय जो है वो ऐसा है, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो ये एप्लीकेबल हो गया डिडक्टेबल अलाउंस के लिए एजुकेशन एक्सपेंस के, हो गया ना, 15 लाख से कम वाले पे है। तो अगर एम्प्लॉय ये कह दे कि भाई ये जो तुमने मेरा टैक्स निकाला है 10,000 का, ये टैक्स काटने से पहले तुम इसमें से 12 लाख में से मेरा एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस लेस करके फिर टैक्स बनाओ। लगी समझ? अगर एम्प्लॉयर को ये कह दे कि भाई तुम हर महीने मेरा टैक्स काटते हो 12 लाख के ऊपर, हर महीने टैक्स काटते हो 12 लाख सैलरी के ऊपर, और टैक्स काट के मुझे पैसे देते हो, लेकिन मैं तो एप्लीकेबल हूं, एलिजिबल हूं एजुकेशन एक्सपेंस वाले डिडक्टेबल अलाउंस के लिए, तो तुम 12 लाख में से पहले वो माइनस करो डिडक्टेबल अलाउंस, फिर जो टैक्सेबल इनकम बने उस पे टैक्स निकालो, वो लेस करो यहां से। लगी समझ? नहीं लगी समझ? परेशानी है कैसे आप लोगों को बताओ फिर। अब पहले तो इसका पर्पस बता देंगे, उसमें से डिडक्ट करने से क्या फायदा होगा? ये है, एक मिनट ठहरे जरा, ये है जनरल रूल, ये है जनरल रूल, असूल। दुनिया में जो असूल चलता है वो ये, पाकिस्तान में जो असूल चलता है वो ये है, इट्स अ जनरल रूल। अब उसका 10,000 टैक्स कट रहा है और उसको 90,000 मिल रहा है हर महीने, ठीक है। अब अगर आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और आप ये समझे कि यार मेरी इनकम 15 लाख से कम है और मेरा ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन एक्सपेंस का बनता है, तो मेरी सालाना इनकम 12 लाख होगी कि 12 से कम होगी? कम होगी ना। तो अगर वो कम होगी तो मेरा टैक्स 10,000 महीने का बनेगा कि कम बनेगा? कम बनेगा। तो यही वो एम्प्लॉय उससे डिमांड कर रहा है कि भाई तुम क्यों नहीं इसमें से पहले मेरा डिडक्टेबल अलाउंस लेस करो और फिर मेरा महीने की जब तनख्वाह दो तो वो वाला टैक्स माइनस करो जो असल में बनता है। लगी समझ? भाई समझ लगी है? अब क्लियर है? तो एम्प्लॉय का दावा सही है कि गलत है? सही है, लेकिन लॉ कहता है कि उसकी बात नहीं माननी। लेकिन लॉ क्या कहता है? उसकी बात, हाँ, लॉ इसलिए कहता है कि भाई उसकी बात नहीं माननी। लॉ कहता है कि भाई एम्प्लॉयर जैसे कर रहा है उसे करने दो, जब वो अपना सालाना टैक्स रिटर्न जमा कराएगा वो उसमें खुद ही बता देगा कि मेरा असल में तो इतना टैक्स बनता था, मेरे एम्प्लॉयर ने हर महीने 10-10 हज़ार करके डाल लिया, अब ऊपर वाला टैक्स मुझे वापस करो। लगी समझ? साल के एंड पे वो रिटर्न फाइल करेगा ना, तो जब साल के एंड पे वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो कहेगा कि भाई जितना मेरा टैक्स बनता था असल में वो थोड़ा था, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने हर महीने 10-10 हज़ार करके काट लिया ज्यादा, तो अब वो जितना ज्यादा बनाए वो मुझे रिफंड के तौर पे साल के एंड पे वापस करो। ठीक है, अब इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ें, अब शायद आप लोगों को कुछ समझ लग जाए। डिडक्शन ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंस, एजुकेशनल एक्सपेंस की डिडक्शन shall not be considered by the
एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी में से जब 10,000 माइनस करना है तो वो एजुकेशन एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेगा। नहीं समझ? अब भाई लग गई समझ है? फिर इतना कहना मेरे पीछे से कि यार पता तो चला नहीं क्या पढ़ा है। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये वाला पॉइंट। ये अब पता नहीं वो पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन ये अब आपको पता चल गया कि ये होता क्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें दोबारा, कुछ नहीं कहूंगा मैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये जरा दिखाइएगा, क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इथोपिया वाला हमने कर लिया था ना सवाल। हाँ यार ये पास है, ये इसकी एक लास्ट एग्जांपल है, प्रैक्टिस के लिए बेहतर है। ये यार एग्जांपल 4 ये भेज दें दोनों ग्रुप्स पे, ये पूरा ही भेज देना। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं। ये जितना हमने पढ़ा ये समराइज्ड हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि न्यूमेरिकली कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आपको समझ लगी है ये लास्ट बात की? तो बता के नहीं रही कि नहीं लगी है? क्या हुआ? एक दफा घर जाके पढ़ूंगी तो आ जाएगी। इधर समझ नहीं लगी, घर जाके लग जाएगी। है पूरे लेक्चर की नहीं लगी समझ? बाकी क्या आता है? बाकी सारा आता है, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ आपकी कंसंट्रेशन कैलकुलेटर पे ज्यादा है, बोर्ड पे कम है। कोई क्यूरी हो उसको डिस्कस कर लिया करें, ताकि जिनको यहाँ नहीं समझ लगी उन्हें घर जाके क्या समझ लगनी। आ गया सवाल सबके पास? करें फिर इसे। अच्छा जी किधर रह गया? तो भाई किधर रह गया सवाल? हाँ आ गया। डाउनलोड ही नहीं हो रहा। हो गया जी। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2013। Mr. Yasser has disclosed total income of rupees 14 lakh for the tax year 2013 and paid zakat of rupees 2 lakh. उसे ज़कात भी पे की है 2 लाख ही। He has further, अच्छा उसकी डिस्क्लोज टोटल इनकम उसकी 14 लाख की है और उसकी ज़कात भी है 2 लाख की। He has further disclosed the following. He paid rupees 70,000 for education expenses of his 2 children. 70,000 उसने एजुकेशन एक्सपेंस पे किया। ही हैज मेड डोनेशन ऑफ 50,000 टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक। ही कंट्रीब्यूटेड रुपीज 17,000 टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड पे भी 70,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है। 50,000 उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दिया है और 2 बच्चों के लिए उसने 70,000 की फीस दी है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2013। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि जो पढ़ा है वो अप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम आ रही है इसकी 14 लाख। 14 लाख में से हम लेस करेंगे ज़कात 2 लाख। इसकी टैक्सेबल इनकम